नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। बड़ा दुर्भाग्य है कि हजारों हवाई यात्री आज हमारे देश में परेशान हैं और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि कोई समाधान उनके सामने नहीं रखा जा रहा, कोई समाधान नहीं दिख रहा। ऐसा लगता है कि सिस्टम कहीं ना कहीं बेबस हो गया है, असमर्थ हो गया है, पैरालाइज्ड हो गया है। इंडिगो को 24 घंटे में 550 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी, कैंसिल करनी पड़ी। हजारों हवाई यात्री अपनी मंजिल तक पहुंचने में नाकाम रहे। दूसरी एयरलाइंस ने मौके का फायदा उठाकर किराया बढ़ा दिया। 1-1 लाख 50-50 हजार रुपए किराया हो गया। ऐसे में बहस जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हवाई यात्रियों के साथ जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा है कि इंडिगो यात्रियों की परेशानी को पहले हल्के में लिया गया। प्राइवेट एयरलाइंस की बद इंतजामी और मनमानी अब आम बात हो गई है। तो फिर इसके बाद देश का सवाल है कि इंडिगो के सिर्फ माफी मांग लेने से यात्रियों को नुकसान की भरपाई हो जाएगी क्या? दूसरी एयरलाइंस को मौका का फायदा उठा करके वसूली की छूट आखिर कहां से मिल गई? प्राइवेट एयरलाइंस वाले आए दिन मनमानी करते हुए आखिर क्यों दिखते हैं और इन्हें मनमानी करने क्यों दी जाती है? कौन मनमानी करने दे रहा है इन्हें? और भी कई सवाल उठेंगे बहस के दौरान। ताल ठोक के पूछेंगे अपने मेहमानों से। मेहमानों का परिचय कराऊं, उनका रुख करूं, उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। Most things belong to only few people, and that is the doing of this government. And that is not healthy. It's not healthy for the economy, it's not healthy for democracy, it's not healthy for the country. गवर्नमेंट को पूरा इंटरफेरेंस करके ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पहुंचाने का काम करना चाहिए। इतनी बड़ी एयरलाइंस कैंसिल हो रही हैं, उसके पीछे का जो मूल कारण है उसको देख के हम लोग इसको ठीक करें। इंडिगो वाले ने अपने पैसेंजर को जबरदस्ती यहाँ बुला के हरासमेंट करने का ठेका ले रखा है। बैक टू बैक फ्लाइट्स हैं, कोई रिस्पांस नहीं है, कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है इनके पास। अभी बोल रहे हैं हम आपका परसों का देंगे। वो कोई बात करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। किसी से बात करने को तैयार नहीं। जब हाँ हम देख रहे हैं हर 2 घंटे में आदमी बदलता है यहाँ पर। कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, कोई इनकी तरफ से फोन नहीं आया, वरना हम तो होटल में रुक जाते। सारे लोग परेशान हैं यहाँ पे। दूसरी फ्लाइट की है चेक की, वो इतनी महंगी है, कोई 50,000 की है, कोई 52,000 की है, ऐसे फ्लाइट हो रखी है। अब ये बड़ा गंभीर सवाल है। आप 1 मिनट भी अगर एयरपोर्ट पर लेट हो जाएं चेक इन करने में, तो यही प्राइवेट एयरलाइंस वाले आपकी लाख मिन्नतों के बावजूद आपको बोर्ड नहीं करने देते। लेकिन अब जब ये खुद अपनी लाचारी की वजह से बेबस हो गए हैं, तो इसका भी खामियाजा जनता ही भुगत रही है। टिकट के पैसे वापस लौटाने से क्या, जो परेशानियां हो रही हैं और वो जो कॉस्ट करेंगी हमें, उनकी भरपाई कौन करेगा? लेकिन इसके लिए सिर्फ इंडिगो जिम्मेदार नहीं है, तो फिर और कौन जिम्मेदार है? आइए सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जेडीयू से हमारे साथ प्रवक्ता राजीव रंजन मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता अंश वत्स हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डी.के. दुबे जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार राकेश उपाध्याय हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा एविएशन एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ आज हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं और एविएशन एक्सपर्ट स्क्वाड्रन लीडर कृष्णा मित्रू हमारे साथ रहेंगे। घनश्याम तिवारी इसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद रहेंगे आज की इस डिबेट में। सबसे पहले यूके देवनाथ जी, आप ही से जानना चाहूंगा, ये क्या दिखाई देता है आपको? मैंने कई सवाल उठा दिए और मैं बहुत भावुक हूं और बहुत गुस्से में भी हूं इस वक्त, क्योंकि हमें पता है एयरपोर्ट पे हम कितनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए बोर्ड करते हैं प्लेन को। आप चेक इन करा ले रहे हैं, उसके बाद कह दे रहे हैं फ्लाइट कैंसिल हो गई। ये क्या तमीज हुई? ये क्या तरीका है? अनुराग जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आज के माहौल में ऐसा होना नहीं चाहिए था। डीजीसीए ने कुछ नियमों में बदलाव किए थे, लेकिन उन जो बदलाव किए थे वो उन्होंने जनवरी 2024 में ही सबको बता दिए थे। एफडी, फ्लाइट ड्यूटी, टाइम लिमिटेशंस जो हैं चेंज किए गए थे। हुआ ये था कि पहले जो फ्लाइट क्रू होता है, पायलट और कैबिन क्रू है, पहले उनको हफ्ते में 36 घंटे छुट्टी मिलती थी। और जैसे कुछ दूसरे फ्लाइट सेफ्टी के नियम थे कि 1 हफ्ते में वो 2 से ज़्यादा नाइट लैंडिंग नहीं कर सकते पायलट, और 2 लगातार रात पायलट जो है नाइट लैंडिंग नहीं कर सकते।
तो इस तरह की काफ़ी सारी जो लिमिटेशंस थी फ्लाइट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए काफ़ी सारे जो इंडियन पायलट्स एसोसिएशन है वो दिल्ली हाई कोर्ट गए थे। मैं थोड़ा पृष्ठभूमि देना चाहता हूं। तो पिछले साल जनवरी में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस है उनको इंटरनेशनल नॉर्म्स, आईकाओ नॉर्म्स के तहत माना जाए। तो आदेश ये हुआ हाई कोर्ट का कि हफ्ते में इनको 48 घंटे की छुट्टी दे दो। पहले जो नाइट लैंडिंग्स हफ्ते में 6 बार कर सकते थे, भविष्य में सिर्फ 2 बार करो। रात में जो स्पेशल नाइट लैंडिंग अलाउंसेस मिलते थे वो 12 से लेकर 6 बजे तक मिलते थे। भविष्य में ऐसा कर दिया गया कि उसको 1 घंटे बढ़ा दिया गया। तो इससे हुआ क्या मैं बताता हूं। जब ये दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया तो सभी एयरलाइंस ने, ना सिर्फ इंडिगो वरन दूसरे एयरलाइंस ने भी डीजीसीए को, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को बताया कि एक उनको स्टैगर्ड तरीके से इन नियमों को लागू करने दिया जाए। क्योंकि देखिए ये जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन था, अगर कोर्ट का आदेश मान ले और इस तरह की रिलैक्सेशन देनी है तो फिर जो पायलट्स की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा हो जाती है, कैबिन क्रू की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। तो कोर्ट ने कहा ठीक है आप इसको जुलाई तक कीजिए। तो फर्स्ट फेज में जनवरी से जुलाई तक इनको मौका दिया गया है कि आप एडिशनल कैबिन क्रू दाखिल कर लीजिए, एडिशनल पायलट्स को रिक्रूट कर लीजिए। और सेकेंड फेज जो है अभी नवंबर के 1 तारीख से चालू किया, जिसमें 100% अडहेरेंस लगाया गया कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन जो है इस पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इससे क्या हुआ मैं बताता हूं। इससे ये हुआ कि पायलट कम थे, फ्लाइट्स ज्यादा। इंडिगो एक दिन में 2300 से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ाती है। तो पायलट्स कम हो गए, इतने ज्यादा फ्लाइट्स उड़ रही हैं, दिन में उड़ रही हैं, रात में उड़ रही हैं। इंडिगो का तो ऐसे भी लो कॉस्ट मॉडल है, तो उनका जो रोस्टर होता है, क्रू रोस्टर होता है, वो गड़बड़ा गया। जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ घनश्याम तिवारी भी जुड़ गए हैं। घनश्याम तिवारी जी, सवाल यह है कि सरकार को हम दोष दे तो रहे हैं और अब जाहिर सी बात है जिम्मेदारी लेने से किसी को बचना नहीं चाहिए। अब आप फौरी कदम उठा रहे हैं, तुरंत कदम उठा रहे हैं, सब कुछ चीजें ठीक हैं, लेकिन आपको क्या लगता है जनवरी से जब गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी कि इसको लागू किया जाएगा, इंडिगो की तैयारी नहीं थी, सरकार की तैयारी नहीं थी, यह सब कैसे मुमकिन हो गया? नमस्कार अनुराग जी, आपको, दर्शकों को और सभी को, पैनलिस्ट को। सबसे पहले तो जो लाखों देश के नागरिक परिवार सहित बाल बच्चों के साथ देश भर के एयरपोर्ट से परेशान हैं, मेरी उनके साथ संवेदनाएं हैं। अगर आप भारत के एयरलाइन सेक्टर में देखिए तो एक ग्लोबली एस्टैब्लिश्ड मानक है कि एयरलाइन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा को सरकार बढ़ावा देती है। जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने हर ऐसे सेक्टर में जहां पर प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए वहां पर उन्होंने मोनोपोली को बढ़ावा दिया। एयरलाइन अडानी जी का होगा और एयरपोर्ट अडानी जी के पास होगा, एयरलाइन 2-4 लोगों के पास होगा, तो एक तरीके का मोनोपोलिस्टिक पावर डेवलप हुआ जिससे आपके अंदर इस तरह का शॉक झेलने की क्षमता कम हुई। दूसरी बात कि इस समय देश के प्रधानमंत्री, संसद चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री कभी भी इस तरह के ऐसे इशू पर जहां पर पूरे देश में पेट्रोल पंप से लेकर के एयरपोर्ट तक उनकी तस्वीरें लगी रहती हैं, जनता को संबोधित कर सकते थे, क्योंकि लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं, उनके पैसे गए हैं, उनकी जीवन में बाधाएं आई हैं और अभी भी एयरपोर्ट पे परेशान हो रहे हैं। न तो सिविल एविएशन मंत्रालय से कोई खास ठोस लोगों को जो समझा सके वैसा जवाब आया, न देश के प्रधानमंत्री से आया, न संसद में इस पर ढंग से कोई बात हो पाई। तो सरकार पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, अपने प्रचार से नहीं भागती लेकिन जिम्मेदारी से भाग रही है। तीसरी बात इंडिगो एयरलाइंस की, मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये जो बदलाव है लगातार हो रहे थे, इन बदलाव के अनुसार अपने आप को ढालने में इंडिगो एयरलाइंस विफल हो रही थी, फिर भी उसने या तो धीरे धीरे अपनी क्षमताएं कम नहीं की या फिर इतना भी नहीं किया। आज भी जो लोग परेशान हो रहे हैं या कल जिनको इंडिगो की फ्लाइट लेनी है उनको रिफंड नहीं आया है। अगर आप कॉल करेंगे इंडिगो को तो पहले तो नंबर नहीं लगेगा। तिवारी जी, रिफंड का क्या करूंगा? अगर मेरी फ्लाइट बुक थी तो मैं रिफंड नहीं लेना चाहूंगा। मैंने 2 महीने पहले 5000 रुपए की फ्लाइट बुक की थी, आज मैं वो 5000 रुपए वापस पाकर क्या करूंगा अगर मुझे 50,000 की अगली फ्लाइट बुक करानी पड़ रही है? तो ये भी तो अनुराग जी दिक्कत ये है कि आप अगर नोएडा से यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे आएंगे और आपकी 5000 की फ्लाइट बुकड है, कल सुबह आप सुबह 6 बजे आते हैं
और शाम को 6 बजे तक आपको पता ही नहीं चलता कि फ्लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी, और आप पूरे परिवार के साथ परेशान हो रहे हैं। जो लोग आज रिफंड लेना चाहते हैं वो इसलिए नहीं कि उनके पास 6,000 या 50,000 की दिक्कत है, उनके पास ये कश्मकश है कि वो जब घर से निकल रहे हैं तो पूरा दिन एयरपोर्ट पे रहेंगे, उसके बाद भी फ्लाइट नहीं ले पाएंगे, और उसके बाद रह गए पूरा दिन एयरपोर्ट तो प्रेशर बिल्ड होगा और वही 50,000 की टिकट लेनी पड़ेगी। कम से कम अगर देश में कंज्यूमर से जुड़ा हुआ मंत्रालय है, उससे जुड़े हुए मंत्री हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सब लोगों को टैक्स पेयर का पैसा जाता है, आलिशान बंगलों में रहते हैं, ये स्टेबल सरकार है, लेकिन सरकार की तरफ से, ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से और एयरलाइंस की तरफ से सभी लोगों ने इस क्राइसिस में लोगों को अपने परिवारों के साथ झोंक दिया, उनके पैसे खर्च हो रहे हैं। एयरलाइंस कोई भी आगे बढ़कर के ठोस कदम नहीं बता रही है और लोगों से पीएनआर नंबर लिखवाए जा रहे हैं कि आपको रिफंड करेंगे। ये डिजिटल बेनिफिट ट्रांसफर का दौर है भाई। आपने बिहार में तो 1 करोड़ लोगों को 10-10 हज़ार रुपए दे दिए चुनाव जीतना था, तो यहाँ लोग अपना पैसा वापस लेना चाह रहे हैं, उसके लिए उनको परिवार के साथ लाइन लगाना पड़ रहा है और आप एक शब्द नहीं बोलते। ठीक है, कृष्णा मित्रू जी भी हमारे साथ हैं। कृष्णा मित्रू जी, हल क्या है इसका? कहा यह जा रहा है कि आज रात 12 बजे के बाद न्यूट्रलाइज होने लगेगा, नॉर्मलाइज होने लगेगा। आपको लगता है कि इतनी स्थिति बिगड़ चुकी है, इसको बहुत जल्दी काबू में किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये एविएशन इंडस्ट्री है, इसमें आप जैसे फैक्ट्री में आप फटाफट चीज़ तैयार कर देते हैं, हवाई जहाज तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो पायलट है वो एक कमोडिटी है जिसको तैयार करने में टाइम लगता है जी, और वो भी ट्रेंड पायलट, एक्सपीरियंस्ड पायलट, क्योंकि पर्टिकुलरली जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं, जो कमर्शियल एयरलाइंस होते हैं, उनके जो पायलट होते हैं उनको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है, और ये एक्सपीरियंस टाइम से मिलता है। आज फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता। हाँ, एविएशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और सरकार ने एयर ट्रैवल भी सस्ता किया है, इसका कोई शक नहीं है, लेकिन उससे हुआ क्या है कि आज ट्रेन या और किसी से ट्रैवल करने के बजाय हम सोचते हैं कि एविएशन ट्रैवल, एयर ट्रैवल क्योंकि सस्ता है इसलिए एयर ट्रैवल किया जाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर जो है, जो ट्रैवलर्स हैं, वो एयरलाइंस में आते हैं जी। अब आपकी गाड़ी अगर सडनली खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? या आपके पास अगर 50 पैसेंजर है और आपके पास 40 पैसेंजर्स की बस है, तो आप वो 10 पैसेंजर्स जो हैं उनको आप वेटिंग में डालेंगे। इस तरह से बैकलॉग बढ़ता जाता है। हमको सबसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत यह है कि एयरलाइंस भी एक मशीनरी है, एक टीम वर्क है। यहाँ पे हर एक ऑपरेटर, हर एक मशीनरी, हर एक हवाई जहाज अपने अपनी क्षमता तक ही काम कर सकता है, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। अगर ये कहा जाए कि पॉलिटिकली अगर ये कहा जाए कि अदानी को ये दे दिया, अंबानी को ये दे दिया, और अब उन्होंने तो अपनी बिजनेस कैपेबिलिटी के मुताबिक जहाज खरीदे हैं। आप उनको कहें कि आप 50 की जगह 200 जहाज लगाए तो शायद वो न लगा पाए। ठीक है, इसमें आज कमी है तो सिर्फ नंबर ऑफ एरोप्लेन्स की कमी है। ठीक है, नंबर ऑफ, लेकिन ठीक है, मैं कृष्णा जी लौटूंगा आपके पास। डीके दुबे जी, ठीक है, मैंने माना कि नंबर ऑफ प्लेन्स की कमी है, मैंने माना पायलट को तैयार होने में टाइम लगता है, मैंने माना कि अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आप अचानक क्या करेंगे, लेकिन ये स्थितियां अचानक से नहीं बनी हैं, ये बाकायदा धीरे धीरे बिल्डअप हुई हैं। इसके बारे में जानकारी 6 महीने पहले से इंडिगो को भी होगी कि आने वाली स्थिति क्या है, और एविएशन मिनिस्ट्री को भी इसकी भनक होगी कि आगे आने वाले समय में स्थिति बिगड़ सकती है। तैयारियां पहले से क्यों नहीं की गई? क्यों इसके लिए होमवर्क नहीं किया गया पहले से? अनुराग जी, आप 6 महीने पहले की बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 2 साल पहले की कहानी है ये। जिस समय नए कानून बने थे वो 2024 में बने थे। 2024 की जुलाई में उसको इम्प्लीमेंटेशन, जून में इम्प्लीमेंटेशन में आना था, और जून में इम्प्लीमेंटेशन इसी इंडिगो ने और बाकी ने एप्लीकेशन किया डीजीसीए को, और उनको बोला कि भाई हमको थोड़ा समय चाहिए क्योंकि हमारे पास ये समस्या है। तब ये कहा गया कि 2 चरणों में इसको लागू करेंगे। तो जुलाई में पहला चरण, जुलाई 2024, फिर 2024 के बाद नवंबर में दूसरा, लेकिन तब भी नहीं हो पाया।
तो अप्रैल में हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई जब आपने ये बना दिए हैं ADGPL तो फिर आप इनको लागू क्यों नहीं कर रहे, आप इनको लागू करें। फिर भी सरकार ने समय लिया और सरकार ने समय लेकर फिर से इंडिकेट किया, लेकिन कोई तो डेडलाइन तय होगी। लेकिन वन टाइम एग्जेम्पशन उनको दिया गया था, या वन टाइम एग्जेम्पशन दिया गया कि भाई आप कर लीजिए, फिर भी नहीं हो पा रहा है। उसका एक कारण है कि भारत की एविएशन इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। वर्ल्ड में सबसे तेज बढ़ने वाली इंडस्ट्रियों में भारत की एविएशन इंडस्ट्री है। उसका कारण है कि भारत ग्लोबल इकोनॉमी बन गया है। तो भारत में आने वालों की संख्या, आप समझिए कि इंडियन एयरलाइंस को हिट करने वाले पिछले साल जो लोग थे वो लगभग 3.5 करोड़ लोग थे। आप इतनी तेजी से लोग यहां पर संपर्क कर रहे हैं, भारत में आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार की उड़ान योजनाएं या बहुत सारी योजनाएं चल रही जिनकी वजह से किराए बहुत सस्ते हैं। तो आज की तारीख में समय बचाने के उद्देश्य से व्यक्ति उस तरफ भाग रहा है। इंडस्ट्री बड़ी तेजी से बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेजी से तैयार हो रहा है देश में। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास पहले अनुभव नहीं था। अब कुछ कंपनियों को हो गया है जो अब चला रही हैं। पहले तो विदेशी कंपनियां सारी चलाती थी एयरपोर्ट को, अब तो भारतीय कंपनियां चला रही हैं। इसमें सुकून नहीं कि भारतीय कंपनियों को क्यों दे दिया, ये समस्या है क्या? तो मैं समझता हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने इनसे कहा कि भाई ये आपके नियम है, इनको आप पालन क्यों नहीं करवा रहे, तब सरकार ने कड़ाई से लागू करने की बात करी। तो कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, 1.5 साल की पुरानी हिस्ट्री है, जिस समय पहली बार रूल बने थे और वहां से सबको नोटिस गए थे और सबको बताया गया था कि भाई इनको इंप्लीमेंट करना है। लेकिन मैं मानता हूं कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और भारत में जिस प्रकार से हम एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, एयरबस और बोइंग, और उसके लिए पायलट भी हमको 20,000 चाहिए, अब उसको तैयार करने वाले इंस्टीट्यूशन भी चाहिए। तो वो उनकी भी समस्या है, एयरलाइंस की भी समस्या है। और भारत सरकार, भाई हम रिस्क पे तो नहीं ले सकते। एक एयरप्लेन अगर चला जाता है, 200, 250, 300 लोग चले जाते हैं, तो ये भारत सरकार से पूछिए उस पर क्या गुजरती है। इसलिए डिले हो सकता है, लेकिन किसी के साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता। हमारे यहां पायलट एक रात में 6-6 प्लेन वो उस पर चला रहे थे, लैंडिंग कर रहे थे, और 36 घंटे का गैप होता था। इंटरनेशनल नॉर्म्स को सरकार ने फॉलो किया है और कहा कि भाई देखो, रात में 2 लैंडिंग की अनुमति दी जा सकती है। ठीक है, टायर्ड हो जाता है इसको यूके देवनाथ जी क्लियर कर चुके हैं। मैं लौटूंगा डीके दुबे जी आपके पास। अंश वत्स हमारे साथ हैं। अंश, मैं राहुल गांधी को भी सुन रहा था, मैंने प्रियंका जी को भी सुना। सवाल यह कि वो मोनोपोली की बात कर रहे हैं, वो बात करें कि भाई ये सरकार करवा रही है। सवाल यह है कि सरकार ये करवा रही है या सरकार कुछ कर नहीं रही, दोनों में से आप कौन सी बात ऊपर रखना चाहते हैं? अगर आप सरकार को ही टारगेट कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय को टारगेट किया जाना चाहिए, जवाबदेही उसकी बनती है, हजारों यात्री परेशान है, उनको जवाब देना चाहिए, तो फिर सरकार कुछ कर नहीं रही या सरकार ही करवा रही है? दोनों में से कौन सी बात ज्यादा सही है? दोनों ही सही है अनुराग जी। अभी अगर इस सरकार की हम असलियत देखें, पिछले 11 साल में जो रहा है, इस सरकार में ना ही तो ट्रेन की सीटें मिल सकती हैं। हम देखते हैं कि कैसे ट्रेन में जो है भर भर के लात के जैसे जानवर जाते हैं, उस प्रकार से इंसानों के साथ व्यवहार किया जाता है, चाहे हमने वो छठ पूजा के समय पे देखा हो, और ना ही यहाँ पे प्लेन की सीटें मिलती हैं। अगर यहाँ पे मैं भी आपको ऑन स्क्रीन दिखाना चाहूंगा, मैं दिल्ली से बॉम्बे की अगर प्लेन की टिकट बुक करूं, 24,000 की एक प्लेन की टिकट आ रही है। 8 तारीख की मैं बात करूं, मंडे को 24,000 की एक टिकट है। इतनी महंगी फ्लाइटें लोग बुक कर रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से 24,000 की, अगर 2 लोग मैं जाऊं और हम लोग 24,000 की एक प्लेन की टिकट बुक करते हैं, और उसके बाद हमें एयरपोर्ट पे जाने के बाद पता चलता है कि भैया आपकी प्लेन जो है वो रद्द हो चुका है, और रिफंड जो पॉलिसी है उसके बारे में पता नहीं कि वो कब तक रिफंड हमारे पास आएगा भी कि नहीं भी आएगा, इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो आप सोचिए उस पैसेंजर के ऊपर क्या बीतेगा। और उस पैसेंजर पे आप सबसे ज्यादा सोचिए, जो इंसान जो है पिछले कई घंटों से हमने देखा, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, वो जो पैसेंजर्स का जो गुस्सा जो क्रू पे निकल रहा है, जो इतने घंटों से इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको लास्ट मोमेंट पे बताया जाता है कि उनका प्लेन जो है कैंसिल हो गया। मान लीजिए अगर कोई जो है अपने फैमिली में किसी की हेल्थ कंडीशन के लिए जा रहा है, हेल्थ इमरजेंसी के लिए जा रहा है, आप जो है सोचे 8 घंटे आप उसको इंतजार कराने के बाद बोल रहे कि आपकी प्लेन रद्द हो गया, आप रिफंड ले लीजिए। वो इंसान उस रिफंड का क्या करेगा? जिसका जो इमरजेंसी थी वो तो इमरजेंसी जा चुकी है।
बिल्कुल सही, और इसलिए राहुल गांधी जी ने यहाँ पे मोनोपोली का जिक्र किया। नहीं, एक सेकंड, हाँ बोल दीजिए। इसलिए राहुल गांधी जी ने मोनोपोली का जिक्र किया क्यों? क्योंकि अगर हम देखें इस सरकार में अडानी जी के पास 6 एयरपोर्ट है। ऐसा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो नॉर्म्स बनाए थे कि आप किसी को भी जो है 2 से ज्यादा एयरपोर्ट्स नहीं देंगे, वहां पे अडानी जी को 6 एयरपोर्ट्स मिल जाते हैं। इंडिगो जो है वो सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है आज के समय पे। तो आप ये एक्सपेक्ट कैसे नहीं कर सकते कि आज के टाइम पे जो है मोनोपोली जो है हावी होगी। इसलिए आज अगर आप देखेंगे 1300 से ज्यादा जो है फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है और इस मुद्दे को हमने संसद में उठाया है, आज ही हमने उठाया है हमारे सांसदों ने, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं दिख रही है। एयर इंडिया का भी प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, उसके बाद क्या जिम्मेदारी हमें दिखी सरकार के समय पे? नहीं, हमें नहीं दिखी। हम कैसे उम्मीद कर सकते कि सरकार से हमें आज जिम्मेदारी की हमें कोई मिलेगी, कोई जवाबदेही मिलेगी? आज जिम्मेदारी और जवाबदेही जैसे शब्द जो इस सरकार के मुंह से पूरे गायब हो चुके हैं। बिल्कुल। और देखिए आज की डिबेट से बीजेपी का प्रवक्ता भी गायब है अंश। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर अपना प्रवक्ता नहीं दिया है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं, आप जवाबदेही से बचते हैं, जबकि आप जिस जनता का हवाला देते हैं वो सब देखती है, सब जानती है। लेकिन हमारे साथ सरकार की सहयोगी पार्टी जेडीयू से राजीव रंजन है। राजीव रंजन जी, अंशवश जिस हिसाब से बता रहे हैं कि 24,000 की मुंबई की फ्लाइट मिल रही है, ये 50,000 1 लाख तक मेरे को कई लोगों ने बताया कि फ्लाइट के जो टिकट्स हो चुके हैं। क्या आज के डिजिटल इंडिया के युग में सरकार को यह नहीं करना चाहिए था कि आपकी टिकट जो है कंपनसेट होगी दूसरी फ्लाइट से? क्या सरकार को फौरी तौर पर यह व्यवस्था लागू नहीं करनी चाहिए थी कि इंडिगो की टिकट लेकर के अगर कोई मुंबई के लिए यात्री आता है तो फौरन किसी वैकल्पिक एयरलाइंस में उसको एकोमोडेट किया जाए, नई टिकट्स जारी करने से बचा जाए? और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से हम देख रहे हैं 8-8 घंटे इंतजार, 10 मिनट फ्लाइट लेट होती है तो मैसेज आता था मोबाइल पर, यहां कोई मैसेज नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। क्या आपको लगता है इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है और सरकार को जवाब देना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है एक सहमति, परस्पर सहमति तो एयरलाइंसेस के बीच होनी चाहिए। अगर एफडीटीएल नियमों की वजह से इंडिगो को कुछ ज्यादा ऐसे फैसले लेने पड़े जिसकी वजह से उनके एयरक्राफ्ट काम नहीं कर रहे हैं और कई फ्लाइट्स उनके कैंसिल होते चले गए, और ये छोटी संख्या नहीं है, बड़ी संख्या है, वैसी स्थितियों में जो दूसरे एयरलाइंसेज हैं उनके बीच ये एक एमओयू जरूर होना चाहिए कि अगर ये समस्या आए तो फिर वैकल्पिक प्रबंधन के लिए अन्य एयरलाइंसेज की सेवाएं ली जा सकती हैं और ये सेवाएं उस टिकट के एवज में दी जाए, उसके लिए कोई उन्हें अतिरिक्त शुल्क नहीं चुकाना होगा। लेकिन ये एक परिस्थिति, नई परिस्थिति है, और मुझे लगता है हवाई यात्राओं को लेकर के एक मैं अंश या घनश्याम तिवारी या आपके पैनल में जो लोग भी हैं, होता क्या है कि बड़े से बड़े मसले को हम सियासत का एक हिस्सा मान लेते हैं और फिर उसके तरीके से पार्टियां जो सोचती हैं उसके अनुरूप अपनी बातें हम रखते हैं। आम लोगों की समस्याओं के सरोकार से ज़्यादा हम पार्टियों के हितों की चिंता ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये सवाल है, ये एक आम आदमी जिन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, 1991 के उदारीकरण के बाद 2 दर्जन एयरलाइंसेज हिंदुस्तान में आए और बंद होते चले गए। गोयर वगैरह जैसे एयरलाइंसेज में तो हम लोगों के पैसे आज तक फंसे हुए हैं, जो टिकट उन्होंने आज तक रिवर्स नहीं किए, उसका पैसा नहीं दिया। नहीं, मैं गोयर की बात कर रहा हूं जो हाल के दिनों में गोयर भी बंद हुआ। जी। और इस तरह से जेट से लेकर के तो दमानी से लेकर कई एयरलाइंस बंद हुए, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस बंद हुआ, अनेक एयरलाइंसेज, किंग फिशर से लेकर के बड़ी श्रृंखला है। लेकिन हमारा ये कहना है कि अभी फौरी राहत है। अगर पहले की तरह जो 36 घंटे का जो FTNL का जो प्रावधान है उसके हिसाब से अब उस पर हो सकता है ये समस्या सुलझ जाए, ठीक है। लेकिन इसे हमें देखना होगा कि इंडिगो को अपने हवाई बेड़े में इतनी बड़ी संख्या में जरूर वायुयान भी रखने चाहिए और इतने पायलट्स भी उनको रखने चाहिए जो नए नियमों का सम्मान भी करें और उसके हिसाब से अतिरिक्त पायलटों को वो मुहैया भी करा पाए। आप सही कह रहे हैं, ये जिम्मेदारी निश्चित कराने का, निर्धारित कराने का समय आ गया है। लेकिन राकेश उपाध्याय, 2 साल का समय मिला इंडिगो को। सवाल ये है कि उस वक्त ये व्यवस्था क्यों नहीं की गई, उन नए स्टाफ की भर्ती क्यों नहीं की गई जो नए नियमों को मानने के लिए बाध्य हों, जो नए नियमों को मानने के लिए अपनी सहमति और अनुमति प्रदान करें। इस दिन का इंतजार क्यों किया गया जब हम और आप जैसे लोग पिसें?
देखिए, इसके कारण बहुत गहरे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं और सिस्टमेटिक भी हैं। इसका विशेष मूल्यांकन मंत्रालय को करना चाहिए, डीजीसीए को करना चाहिए, और प्राइवेट कंपनियों की जो मनमानी है, उनका जो आचरण है, वो कई बार अनप्रोफेशनल होता है। ये इनकी फ्लाइट डिले होती है तो ये उसका कोई भी कंपनसेशन कस्टमर्स को नहीं देते हैं, और कस्टमर अगर 2 मिनट लेट हो जाता है तो रनवे पर विमान चला गया है, दरवाजा बंद हो जाता है। बिल्कुल सही। हजारों यात्री कष्ट सह रहे हैं, मुश्किल सह रहे हैं, हवाई अड्डे पर तमाम तरह की दिक्कतें महसूस कर रहे हैं। उसका क्या कंपनसेशन है? माफी कंपनसेशन नहीं है। आपको कम से कम 10 गुना कीमत अदा करिए, क्योंकि किसका कितना नुकसान हुआ इसका इवैल्यूएशन नहीं किया जा सकता। ये एक अनप्रोफेशनल मैनर में केवल अपनी उड़ान बढ़ाते चले जाओ, स्टाफ का मैनेजमेंट मत करो, स्टाफ को जो क्वालिटी स्टाफ है और स्टाफ के लिए जो ज़रूरी साजो सामान है, उनकी जो सुविधाएं, उसका भी ये ख्याल नहीं करते। इस तरह से जो भारत की श्रम संहिता है, इसका भी ये वायलेशन करते हैं। इसलिए ये जो प्राइवेटाइजेशन है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, देश के लोग ही चला रहे हैं, लेकिन सरकार को कड़े कानून से और कड़ी पूरी मुस्तैदी से इनके ऊपर सख्ती बरतनी चाहिए। ठीक है, मैं राकेश जी लौटता हूं आपके पास। राजीव रंजन जी, क्या सरकार को अभी फौरी तौर पर यह नहीं करना चाहिए कि जो बाकी एयरलाइंस है, जो वैकल्पिक एयरलाइंस हैं, जो मनमाना किराया वसूल कर रही हैं, 24-24 हजार, 50-50 हजार रुपए दिल्ली से मुंबई तक का, कम से कम उस पर लगाम लगे कि आप एक नियत किराए से ज्यादा किराया वसूल नहीं कर सकते। मतलब एक तो पैसेंजर्स, एक तो फ्लायर्स जो हैं एयरपोर्ट पे परेशान हो रहे हैं, और जब वो वैकल्पिक अपना कोई उड़ान का विकल्प देख रहे हैं तो वो और परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कहां 5,000 रुपए की टिकट बुक कराई थी और अब कहां 50,000 रुपए की टिकट मिल रही है। तो कम से कम सरकार इस दिशा में तो कोई फौरी तौर पर कार्रवाई कर सकती है। देखिए, ये एक परिस्थिति जो आई है, आमतौर पर ऐसी परिस्थितियां नहीं आती हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि त्योहारों के या शादियों के मौसम में तो आसमान छूती हुई कीमतें एयरलाइंसेज वसूलते हैं। तो मैं भी मानता हूं कि इस दिशा में जो एविएशन मिनिस्ट्री का या जो संबद्ध विभागों की जो भूमिका है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, और इस पर एक सहमति भी बननी चाहिए कि जो किसी भी विमान के किसी भी ऑपरेटर को विमान के परिचालन के लिए जिस समय उनका इकरारनामा होता है, उसके प्रावधान किनके हितों की रक्षा करते हैं। तो ये एक दीर्घकालीन प्रक्रिया भी हो सकती है, लेकिन फौरी तौर पर उन्हें बुलाकर बात जरूर करना चाहिए कि एक कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा तय कीजिए कि इससे ज्यादा नहीं होंगी। कई बार फ्लाइट में पूरी सीटें भी भरी नहीं होती हैं, लेकिन कीमतें उसकी वो आसमानी तौर पर वो वसूलने के लिए बेचैन रहते हैं। तो ये परिस्थितियां हैं, तो इसमें जरूर इसमें काम करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ये एक परिस्थिति जब आई है तो इस समय कई चीजें हैं। अभी पायलट्स की एक बड़ी कमी दिखती है। अगर इंडिगो के पास अतिरिक्त बड़ी संख्या में पायलट्स मैंने जब टिकट बुक कराया था तो कहीं नहीं लिखा था कि पायलट्स की कमी है। इसके लिए जनता क्यों सफर कर रही है? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये, घनश्याम तिवारी जी, सवाल ये है कि कोई भी समस्या मैं तो आपको कह ही रहा हूं, टिकट बुक करिए ही मत, आप कीजिए ही मत, आप फ्लाइट को डिसेबल कर दीजिए। पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूं जी। एयरलाइंसेस को ये कहना होगा कि वो सुनिश्चित करें कि उनके पास पर्याप्त संख्या में पायलट्स हैं। हाँ, लेकिन उन्हें सुनिश्चित करना। राजीव रंजन जी, आप ठीक कह रहे हैं, खामियाजा भी अगर वो कुछ भुगतना होगा तो वही भुगते। ये खामियाजा की बात। घनश्याम तिवारी, क्या खामियाजा इंडिगो को भुगतने देना चाहिए? सिर्फ पैसेंजर्स के, फ्लायर्स के पैसे वापस करके माफी के साथ ये काफी नहीं है। ये तय करना होगा कि आपको एक ऐसी मिसाल कायम करनी, एक ऐसी नजीर बनानी है जो इंडिगो को आप सजा के तौर पर दें कि 2 साल रहते भी आप नए नियमों के मुताबिक अपना रोस्टर नहीं बना पाए तो अब आपको ये पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। क्या होनी चाहिए वो? अनुराग जी, ये बात आपका हर दर्शक देख रहा है, यहाँ हर पैनलिस्ट मानेगा, आप भी मानेंगे, और जितने लोग परेशान हो रहे हैं, लाखों लोग, कल लगभग 1-1.25 लाख लोग परेशान हो रहे थे, आज 3-4-5 लाख लोग परेशान हो रहे हैं, कल न जाने कितने लाख लोग परेशान हो रहे होंगे, सब परिवार। हर कोई ये मानता है कि ये मैन मेड क्राइसिस है। इस मैन मेड क्राइसिस के 2 सूत्रधार हैं। एक है मोदी सरकार
और दूसरी सूत्रधार है इंडिगो एयरलाइंस। और दोनों सूत्रधारों ने मझधार में इंडिगो ने अपने एम्प्लॉयज को छोड़ रखा है, जिनके ऊपर लोग चिल्ला रहे हैं इस तरीके से परेशान लोग। और मोदी सरकार जो है वो इतने इस तरीके के गॉड मोड में चली गई है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि लाखों लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या इस सरकार में अभी राजीव रंजन इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो ऐसे कह रहे थे कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 5 लाख लोग देश में दर दर भटक रहे हैं अपने परिवार के साथ। आपकी सरकार है, आप सरकार का हिस्सा हैं, आपकी सरकार से एक चूं आवाज नहीं आ रही है। मेरा जवाब लीजिए। एक कैबिनेट मंत्री ने कुछ बोला नहीं है और आप यहां पर आकर के कहें क्या यह देश टीवी डिबेट से चलता है? संसद बैठी हुई है, एक मंत्री कुछ बोलता नहीं है, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। इन सब लोगों ने किस किस तरह की बातें की थी? हवाई चप्पल पहनने वाला जहाज पे चलेगा। आज आप 50,000 का जहाज का टिकट खरीदिए 5 लोगों के लिए, आप हवाई चप्पल पे आ जाएंगे। इन्हीं लोगों ने हर बार दावा किया था, इन्हीं लोगों ने हर बार दावा किया था कि देखिए हमने इतने एयरपोर्ट बना दिए, इतने सारे लोगों को जहाज में पहुंचा दिया। ये जो आंकड़े जिसके बारे में एक्सपर्ट कह रहे थे, ये आंकड़े हर महीने जारी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक से ये शॉर्टेज हो गई है। और ये जो अभी डीके दुबे जी कह रहे थे कि बहुत गर्व की बात है कि हमारे 8 एयरपोर्ट अडानी जी चला रहे हैं, ये गर्व की बात नहीं है। अगर हमारे देश में मोनोपोली है तो ये शर्म की बात है, ये लोकतंत्र है ये। और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया की निगाहें भारत पे टिकी हुई हैं, क्योंकि पुतिन यहां पर आए हुए हैं, पूरी दुनिया की निगाहें हैं। और वही दुनिया ये नजारे भी देख रही है जो उन्होंने भारत में कभी नहीं देखे। हमने कब देखे हैं कि 5 लाख पैसेंजर्स इस तरीके से देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर सब परिवार दर दर भटक रहे हैं, और न सरकार कुछ कह रही है, न पार्लियामेंट कुछ कह रहा है, न इंडिगो के प्रमोटर्स कुछ कह रहे हैं। और इंडिगो का लेकिन राजीव रंजन कुछ कहना चाहते हैं, उनको भी सुन लेते हैं। आपकी बात पर राजीव रंजन रिएक्शन देना चाहते हैं। राजीव जी देखिए, सबसे पहले मैंने तो किसी पार्टी या एनडीए के प्रवक्ता के तौर पर तो मैंने ये बात नहीं की। आम नागरिक की जो पीड़ा है मैंने उसका इजहार किया। लेकिन घनश्याम तिवारी या अंश को अगर आप सुनेंगे तो मैं इनको केवल स्मरण करा देना चाहता हूँ, 1991 से लेकर 2025 के बीच ये जो 2 एयरलाइंसेज जो बंद हुए और अलग अलग कालखंड में अलग अलग पार्टियों और गठबंधनों की सरकार रही है, इस दौर में भी मेरा खुद का अनुभव है कि अपनी बेटी के लिए बेंगलोर में एक टेस्ट के लिए जाने के लिए उस दौर में 25,000 रुपए का टिकट हम लोगों ने खरीदा था, और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। इन बातों का मतलब नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सरकार को जो करना है उस पर मैंने आपसे ज़्यादा मजबूती के साथ कहा कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन को बात करनी चाहिए, इन तमाम ऑपरेटर्स से बात करनी चाहिए, अतिरिक्त पायलट्स की तैनाती से लेकर जो लक्ष्मण रेखा है कि इनको इस लक्ष्मण रेखा का सम्मान करना है। आप कुछ भी किसी से वसूल सकते हैं, इसकी अनुमति आपको नहीं होगी। ये तो आप भी नहीं कहेंगे, आपके पास केवल तकिया कलाम है, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। अभी इस इंडिगो के जो व्यवसायिक घराने का कहाँ से कौन इसके सूत्रधार हैं जरा वो पता कर लीजिए, तो आपको दूसरी जानकारी मिलेगी। मैं उस बहस में जाना नहीं चाहूँगा। सबसे बड़ी बात क्या है, आज ये समझने की जरूरत है कि आम जो नागरिक जो कठिनाइयों का सामना कर रहा है, और ये मोनोपोली नहीं है, अब तो उड़ान के लिए हर राज्य में इतने सारे एयर टैक्सीज की सुविधाएं मिलने जा रही हैं, बहुत सारे एयरलाइंसेज आ रहे हैं, बहुत सारे आए और गए। प्रतिस्पर्धा में बने रहना, ये कई बार आपको ज्यादा से ज्यादा रूट्स आपको मिल जाते हैं, आप उसका लाभ उठाते हैं। लेकिन इंडिगो की पैदाइश कोई एनडीए की सरकार में तो हुई नहीं है। नहीं, लेकिन सरकार तो एनडीए की है। अब भले इंडिगो की पैदाइश एनडीए में नहीं हुई हो, लेकिन एनडीए की सरकार है और सरकार ही जवाबदेह है। मैं आपके पास आता हूं राजीव जी। अंशवत्स कुछ कहना चाह रहे हैं। अंशवत्स नहीं, मैंने इंडिगो की बात की। हाँ, मैं भी इंडिगो की बात कर रहा हूं। पैदाइश, हाँ, मैं भी यही कह रहा हूं कि इंडिगो की पैदाइश एनडीए में नहीं हुई, लेकिन अब सरकार एनडीए की है। अगर इंडिगो किसी संकट में है, कोई बदमाशी कर रही है, किसी क्राइसिस में है, तो फिर इसकी बिल्कुल हाँ जवाब जो जिम्मेदारी सरकार की है उसको जरूर करना है। बिल्कुल। अंशवत्स। अनुराग जी, देखिए, अगर किसी राज्य में अपराध होता है तो वहां पे ये नहीं कहा जाता है कि अपराध जो है वो अभी रिसेंटली हुआ है या फिर पहले भी हो रहा था तो हमारी सरकार का कोई लेना देना नहीं है।
अगर अपराध किसी राज्य में हो रहा है तो वहां पे वहां की प्रशासन का, वहां की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपराध को रोके। उसी प्रकार से अगर आज के समय पे अगर कोई एयरलाइन जो है ऐसे कर रहा है तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे रेगुलेशंस में अगर कोई लूपहोल अगर आ रहे हैं तो उस लूपहोल पे काम करे, ताकि जो है सरकार, ताकि किसी भी प्रकार से पैसेंजर्स को, कस्टमर्स को, इस देश के नागरिकों को असुविधा ना हो। मैं कहना चाहता हूं कि आज के समय पे सरकार कोई भी अगर समाधान लाना चाहते हैं, अगर इस पे जिम्मेदारी लेती है, जवाबदेही लेती है, तो पूरा हम सब लोग एक साथ हैं, क्योंकि हम सब लोग ये नहीं चाहते कि किसी भी पैसेंजर को असुविधा हो। लेकिन अगर आप सुबह से लेकर अगर अभी तक अगर आप देखेंगे जितने भी सोशल मीडिया पे राइट विंग के ट्रोलर्स हैं, उन सबका क्या जवाब आता है, अरे भैया पहले के समय पे भी तो ऐसा होता था, अब क्या परेशानी है। अरे आप ये उस व्यक्ति को नहीं जवाब दे सकते। एक मैंने कई वीडियोस देखी हैं, कई रिपोर्टर्स जो थे वो गए एयरपोर्ट पे, जिनकी प्लेन्स कैंसिल हुए, उन पैसेंजर से बात की। एक लड़की थी वो हरिद्वार जाना चाहती थी, अपने पिता की अस्थि का विसर्जन करने के लिए इतनी महंगी फ्लाइट बुक की। उस आप लड़की को नहीं बता सकते कि भाई पहले के समय पे भी होता था, अब क्या तकलीफ आपको हो रही है। आप उस व्यक्ति को नहीं समझा सकते जिसके पिता जो है आईसीयू में है और उसको जाना अपने पिता को देखने के लिए, आप उसको ये जवाब नहीं दे सकते हैं। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमने ये देखा है जब अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ उस समय पे भी ये जानकारी आई कि टेक्निकल ग्लिच था, जिसके बारे में एयर इंडिया को जानकारी थी, लेकिन कोई उसमें काम नहीं किया गया। और ऐसे ही अभी हम देख रहे हैं कि मैन पावर की कमी के कारण दुर्भाग्यपूर्ण है। वाकई में आप सही कह रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं, कई लोग सालों से पैसा जोड़ करके एयरलाइंस की टिकट खरीदते हैं क्योंकि उनको किसी ऐसे जरूरी काम से जाना होता है। आप उन्हें उनका पैसा वापस कर देंगे, लेकिन वो मौका नहीं लौटा सकते जो उनके हाथ से निकल गया होगा। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि क्राइसिस अगर है और सरकार मानती और जिम्मेदारी लेती है तो तमाम विपक्षी भी सरकार का साथ देने को तैयार हैं। यूके देबनाथ जी, क्या सरकार के पास ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए कि इंडिगो ने अगर हाथ खड़े कर दिए या इंडिगो के अगर हाथ से बात निकल गई तो सरकार अपने हाथ में ले ले, जब तक के उस क्राइसिस को खत्म नहीं किया जाता, वापस इंडिगो इस लायक नहीं होती कि उसके हाथ में दिया जाए पूरा सिस्टम, पूरी सर्विसेज, तब तक सरकार उसे टेक ओवर कर ले और सरकार उसे चलाए? क्या ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है? अनुराग जी, दुनिया में कोई भी सरकार इस तरह की जिम्मेवारी नहीं ले सकती, क्योंकि ज्यादातर सरकारों के पास कोई प्राइवेट एयरलाइन, सरकारी प्राइवेट एयरलाइन नहीं होता है। देखिए, ये मामला पॉलिटिकल नहीं है, ये मामला एडमिनिस्ट्रेटिव है। ये समझना पड़ेगा कि अगर इसको क्राइसिस को सॉल्व करना है, हवाई जहाज एडिशनल ले आओ, लेकिन वो 10 साल लग जाते हैं। कोई बोलेगा कि एडिशनल पायलट ले आओ, लेकिन 3 साल लग जाते हैं। अच्छा, ठीक है, जल्दी से पायलट अगर हम चाहिए, हम विदेश से विदेशी पायलट्स को ला सकते हैं, अफ्रीका से, साउथ ईस्ट एशिया से पायलट ला सकते हैं, लेकिन उनकी सैलरी 3 गुना होती है। तो फिर हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनको उस तरह से टिकट की कीमत ज़्यादा देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, सरकार कभी इन चीज़ों पे किसी भी देश में हस्तक्षेप नहीं कर। डीजीसीए है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं आईकाओ नॉर्म्स के तहत कि डीजीसीए को एक ऑटोनोमस यानी सेल्फ गवर्निंग स्टेटस दे दें, तो सरकार भी उनके डे टू डे ऑपरेशंस में दखलंदाज नहीं करना चाहती है। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन सरकार डीजीसीए दे सकती है। जैसे एक जहाज लैंड किया और नेक्स्ट जो टेक ऑफ है, अगर उसके बीच में बहुत कम गैप है, मात्र 1 घंटा या 2 घंटा, तो जाहिर बात है कि पहले जहां से कोई जहाज आ रहा था बॉम्बे से दिल्ली, अगर वो 1 घंटा लेट हो गया और दिल्ली में वेदर खराब था तो दिल्ली से टेक ऑफ 1 घंटा डिले हो गया, तो जयपुर जाते जाते 2 घंटे का डिले हो गया। पूरा जो ट्रायंगल है या क्वाड्रेंगल है वो ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए कुछ देशों में ये नियम है, फिर सरकार वो नियम नहीं बनाती है। उनकी जो देश की जो गवर्निंग बॉडी है वो ये नियम बनाती है कि एक टेक ऑफ और एक लैंडिंग के बीच में 1 घंटे या 2 घंटे का फर्क नहीं होगा, 4 घंटे का फर्क होगा। अब इससे मैं बताता हूं, होता फायदा यह है कि अगर जहां से जहाज आ रहा है वो 1 घंटा लेट आया और यहां से मेरा टेक ऑफ आज टेक्निकल कारण से 1 घंटा लेट हो गया, तो जयपुर जाते जाते फिर से वो जो ट्रायंगल है या क्वाड्रिलेंगल है पायलट्स का और क्रू के मूवमेंट का, वो स्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन फिर से उसका क्या मतलब है कि एयरलाइन एक दिन में उस हवाई जहाज को 6 बार यूटिलाइज ना करके मात्र 5 बार यूटिलाइज कर पाएगी, तो फिर से पैसेंजर्स को थोड़ा ज्यादा टिकट के पैसे देने के लिए तैयार रहने चाहिए पड़ेगी। तो ये जो है सबसे बड़ी बात है, तुरंत आज रात को ही सरकार को या डीजीसीए को, जो एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन है, उनके साथ बुला। देखिए, थोड़ा मोरल वाला प्रॉब्लम तो है, रूल ने जितना ब्रेक नहीं किया उससे ज्यादा पायलट्स का जो लो मोरल है, नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड, उससे गड़बड़ हो। मैं लौटता हूं, कृष्णा मित्रो हमारे साथ है। कृष्णा मित्रो, अगर डीजीसीए ने कुछ नियम वापस ले लिए तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि ये
पैसेंजर्स की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि आपने स्थिति को सामान्य करने के लिए कुछ नियम वापस लिए, तो इसका मतलब है कि जो नियम जरूरी समझे गए थे पैसेंजर्स की सुरक्षा और समुचित उड़ान के लिए, आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? देखिए, आपका मतलब है कट कॉर्नर्स इन रूल्स एंड रेगुलेशंस। जी, जहां तक के हवाई जहाज की पैसेंजर्स की सेफ्टी का सवाल है, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी सरकार उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हाँ, हो सकता है जैसे कि हम कह रहे हैं 1860 का एक कानून है आईपीसी, जिसको अब रिवाइज किया गया है इतने सालों के बाद, इतने दशकों के बाद। उसी तरह से डीजीसीए का भी फंक्शनिंग है कि उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहे और जो फालतू रूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है उनको चेंज किया जाए। जहाँ तक कि किराए का सवाल है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सरकार, मुझे ये समझ नहीं आती कि सरकार अगर प्राइस कंट्रोल करे तो कैसे करे। एक साधारण सी एग्जांपल दूंगा। आप गोलगप्पे खाने जाते हो, एक गोलगप्पा आपको 10 रुपए का मिलता है। क्या उसमें 10 रुपए की लागत है? क्या उसमें 10 रुपए की लेबर है? अगर आप उसी तरह से कंपेयर करते हैं, एयरलाइन ने मेरे को 50,000 रुपए ले लिए और 70,000 रुपए, ये कहां से, व्हाट इज द लॉजिक इन दिस कंपैरिजन? सबसे बड़ी बात आज ये आ जाती है कि आप किसी भी शहर में देखें, ट्रैफिक जैम है। उसी तरह से एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स में भी ट्रैफिक जैम है। दिस इज द ट्रैफिक जैम। यहां पे सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि ना तो सरकार एक ही दिन में अलादीन का चिराग लाके पायलट बढ़ा सकते हैं या हवाई जहाज बढ़ा सकते हैं। अरे लेकिन कृष्णा मित्रू जी, ये स्थिति एक दिन में नहीं बनी है कि आपको अलादीन के चिराग की जरूरत पड़े। 2 साल से आप जान रहे थे कि स्थिति आ सकती है कभी भी। जी, ये स्थिति आ सकती है और ये स्थिति आई जैसे कि 1991 में एयरलाइंस प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसके बाद एयरलाइंस में एक्सपेंशन हुआ है। लेकिन वो एक्सपेंशन, जैसे कि अभी देवनाथ जी ने भी कहा और मैं भी यही कहता हूं कि हवाई जहाज और पायलट क्रू बनाने में, ऑपरेशनल होने में टाइम लगता है। ठीक है, टाइम लगता है। ठीक है, जनता का इंतजार करना। ठीक है कृष्णा मित्रू जी, लौटता हूं, समय रहा तो आपके पास। घनश्याम तिवारी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम बार बार इस बारे में जिक्र कर रहे हैं कि जैसे कि अचानक से अफलातून की तरफ बहुत पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ गया। अगर आप आंकड़े देखें 2019 के, मैं वही देख रहा था, 2019 से लेकर 2025 तक ऐसा कोई जबरदस्त ग्रोथ नहीं है नंबर ऑफ पैसेंजर्स में। डोमेस्टिक पैसेंजर्स के आप आंकड़े देखिए तो 140 मिलियन से 150 मिलियन के बीच में सालाना डोमेस्टिक पैसेंजर्स हैं। आप अक्टूबर के आंकड़े देखिए तो लगभग 34-35 लाख लोग जो ट्रैवल कर रहे थे। तो अगर कोई ये कहने लगे कि इतना ज़बरदस्त ग्रोथ हो गया कि सरकार इस ग्रोथ के अनुसार न पायलट बढ़ा पाई, न एयरलाइंस बढ़ा पाई, न जहाज बढ़ा पाई, तो सरासर आंकड़े इसकी गवाही तो नहीं देते हैं। सरकार का प्रचार इसकी गवाही देता है, लेकिन आंकड़े इसकी गवाही नहीं देते हैं। यहाँ तो कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, वो आंकड़े बता दें। तो ये सरासर ये सरकार की जो मोनोपोलिस्टिक पॉलिसी है और जीरो अकाउंटेबिलिटी। अभी राजीव रंजन जी बोल रहे थे कि हम मोदी जी के बारे में बात कहते हैं। आप एयरपोर्ट में शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ एक ही आदमी की फोटो है, तो किसके बारे में बात करेंगे? वो फोटो क्यों लगी हुई है? तपस्या के लिए तो नहीं लगी हुई है। वो इसलिए कि वो आदमी जो है अकाउंटेबिलिटी राजीव रंजन जी तो मान ही रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग मोदी जी की बेकार में आलोचना कर रहे हैं। भाई, आज के समय अगर देश के जिस देश में इतने लाख लोग हताहत हैं, उस देश का एक मंत्री, सत्ताधारी दल का एक मंत्री, चाहे किसी भी दल का हो, चाहे वो जेडीयू का क्यों ना हो, वो आकर के लोगों के कंधों पर हाथ रख करके उनके साथ खड़ा नहीं रह सकता, तो शर्म आनी चाहिए। ठीक है, अब राजीव रंजन जी, आपकी बातें सुनकर उनके माथे पर शिकर है, कह रहे यार बीजेपी का प्रवक्ता आज आया नहीं, मैं अकेला फंस गया। राजीव रंजन जी। नहीं, मैं फंसा नहीं हूं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई तो वजह है कि घनश्याम तिवारी जी की पार्टी या कांग्रेस का ग्राफ क्यों गिर रहा है। हर समय बेसुरे राग बजाना, इसका कोई मतलब नहीं होता है। हर मामले में प्रधानमंत्री जी, हर मामले में उनकी तस्वीर क्यों लगी हुई है? बस चले आपका तो हर चौराहे पर आपकी पार्टी के एक ही परिवार के अनेक सदस्य सारे महत्वपूर्ण पदों पर रहते आए हैं, उनकी तस्वीरें सब जगह लगवा दीजिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का चेहरा आपको स्वीकार्य नहीं है। मसला क्या है? समस्याओं को लेकर के आपसे ज्यादा बेबाकी के साथ मैं स्वीकार करता हूं कि आज चिंता करने की जरूरत है।
आपको ग्रोथ नहीं दिखता होगा, आपके स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोग अब जिस तरह से एयरलाइंसेज चल रहे हैं, अब चाहे वजह जो भी हो, लोगों की तादाद काफी बढ़ती जा रही है। लेकिन उस हिसाब से सरकार को, डीजीसीए को और एयरलाइंस कंपनियों को भी अपनी तैयारी पुख्ता रखनी चाहिए। राजीव रंजन जी, सिर्फ ये कह देने से कि भाई मैं पुरजोर तरीके से इसमें कहता हूं, हाँ बिल्कुल सही बात है, केवल इससे काम नहीं चलेगा कि आप फ्लायर को उसका पैसा वापस कर दें, हाथ जोड़ करके माफी मांग लें, केवल उससे काम इस बार नहीं चलने वाला है और ना चलना चाहिए। सरकार अगर सुन रही है तो इस मामले में उसको फौरी कार्रवाई करते हुए न केवल इंडिगो पर कोई ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे बाकी एयरलाइंस कंपनियों के भी कान खड़े हों और वो भी सतर्क हो जाएं, बल्कि जनता को भी, फ्लायर्स को भी फौरी तौर पर राहत मिले और उन्हें लगे कि हाँ, उनके नुकसान की कहीं ना कहीं, नुकसान की भरपाई तो पूरी तरह कोई नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं 50% उनके नुकसान की भरपाई जो हुई है वो सरकार की इनिशिएटिव लेने की वजह से हुई है। ये मैसेज जाना चाहिए, इस ओर सरकार को काम करना चाहिए। सभी पैनलिस्ट का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।